नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया। खबरें आ रही हैं कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में 34% का इजाफा होने वाला है। इसके अलावा मोटे एरियर की भी जो है उम्मीद जताई जा रही। क्या है पूरा मामला, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण शर्मा सर आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत। धन्यवाद विशाल। तो आज के शो में सबसे पहले बात करेंगे 8वें वेतन आयोग की, इसके बाद चर्चा करेंगे ट्राई के लेटेस्ट डेटा की और वोडाफोन आइडिया की क्या तस्वीर बन रही है, नहीं ये समझने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे 22 करोड़ फीचर फोन यूजर्स की बड़ी समस्या। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। सर, कल ही हम लोगों ने 8वें वेतन आयोग पर जो कहानी की मनी सेंट्रल में, कहा गया कि एनसीजेसीएम के द्वारा जो है बड़ी जो है चिट्ठी लिखी गई है, 9 सूत्री मांग की डिमांड की गई। और आज की जो सबसे ब्रेकिंग खबर ये आ रही है, बड़ी खुशखबरी कहिए, अप्रैल महीने की शुरुआत में, हालांकि अभी डीए मिलना नहीं है लेकिन उससे पहले जो है 34% की बढ़ोतरी की बात सामने आ रही है। सर, क्या है ये खबर? ओवर टू यू। नहीं, देखिए, कई मीडिया हाउसेस में इस तरह की खबर जो सरकारी सोर्सेज के हवाले से बताया जा रहा है वो ये आ रही है विशाल कि सरकार जो है वो 2.57 के फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देने पर विचार कर सकती है, इसको मान्यता दे सकती है, या 8th पे कमीशन जो है वो 2.57 का फिटमेंट फैक्टर अप्रूव कर सकता है जी। इसका मतलब अब ये जो अगर कैलकुलेशन के हिसाब से देख रहे हैं तो लगभग 34% का सैलरी हाइक यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब एक तरह से ये अच्छी खुशखबरी मानी जा सकती है कि जो लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारी है, लगभग 48-49 लाख कर्मचारी और 69 लाख जो पेंशनर्स है, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। लेकिन जो कर्मचारी संगठन दरअसल मांग कर रहे थे, बढ़कर 3.25 का फिटमेंट फैक्टर मांग रहे थे, या जो लोएस्ट एक डिमांड थी वो 2.86 की थी, उनका उस क्या होगा? सबको एक तरह से झटका वहां पे आप मानिए कि लगने वाला है। और पिछला वाला जो 7th पे कमीशन था उसमें जितना फिटमेंट फैक्टर था, सेम 2.57 का फिटमेंट फैक्टर था, उतना ही इस बार रखने की बात है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो उम्मीदें थी कर्मचारी संगठनों की, उसके मुकाबले यहाँ पे हल्का रहने की बात कही जा रही है। सर, इसके पीछे क्या फैक्टर्स आप मान रहे हैं? जिस तरह से कई बार मैंने आपसे प्रश्न पूछा भी कि जिस तरह के अभी हालात चल रहे हैं सर, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हो, क्रूड ऑयल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और अब तो बातें ये भी सामने आ रही सर, अभी ऑफ द रिकॉर्ड आपसे चर्चा भी कर रहे थे न्यूज़ रूम में कि पाकिस्तान को लेकर भी थोड़ी चिंताएं जो है जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि हम लोग अपना जो है मॉक ड्रिल और तमाम तरह के जो है प्रयास वो करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये सब फैक्टर है बॉस की 3.25 जो है एफएनपीओ की जो डिमांड थी वो, और जो है कन्वीनर साहब जो थे एनसीजेसीएम के, वो तो कह रहे थे कि 2.86 से कम बर्दाश्त ही नहीं होगा, तो 2.57 पे कहाँ? अभी तो मुझे लगता है कि धरना, प्रदर्शन, आमरण अनशन सब चीज़ हो जाएगा सर। नहीं, देखिए, जिस तरह के हालात हैं, आर्थिक हालात हैं, सरकार के लिए बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ रहा है। इस वक्त सरकार को अपना खजाना फिर खोलना पड़ रहा है। और आप देखिए कि पिछले अगर 5 साल का हिसाब किताब अगर आप लगाओगे तो अभी भी बहुत सारे सेक्टर डिमांड्स जो हैं, कंज्यूमर डिमांड जो है वो प्री कोविड लेवल पर नहीं पहुंच पाई है बहुत सारे एरियाज़ में। तो और उसके बाद लगातार एक के बाद एक अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां ही, चाहे कोविड का टाइम हो, फिर रूस यूक्रेन की जंग हो, और उसके बाद अब ये नई जंग जो है छिड़ गई मिडिल ईस्ट में, जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट भारत के खजाने पर, मतलब पूरी इकोनॉमी पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया ये जा रहा है कि सरकार को 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए का वॉर चेस्ट एक तरह का तैयार करना पड़ सकता है, जिसका इस्तेमाल पूरी की पूरी इकोनॉमी को संभालने में सरकार को करना पड़ सकता है, जिसमें इंडस्ट्रीज़ हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, एमएसएमईज़ हैं, इन सब को बचाने की कोशिशें सरकार को करनी होंगी, जिसके लिए लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए सरकार लगाने वाली है। तो सरकार के सामने दरअसल अब खजाने को दुरुस्त करने या खजाने को किस तरह मैनेज किया जाए, इकोनॉमी को किस तरह मैनेज किया जाए, इसका संकट है। पिछले साल सरकार ने बड़ी सौगात दी थी, जिसमें सरकार ने जीएसटी की बड़ी कटौती की थी, रेशनलाइज किया था, वहाँ आपको शॉर्टफॉल अभी है। पिछले साल ही शुरुआत में अगर आप बजट को देखेंगे तो उसमें 12 लाख रुपए तक की टैक्स छूट भी की थी। तो सरकार ने, अगर आप 1-1.5 साल को देखेंगे तो आम लोग, मिडिल क्लास कंज्यूमर्स के लिए बड़े ऐलान किए जी। अब ऐसे में अब खजाने को बचाना है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, उसका हिसाब किताब सरकार देखते हुए हो सकता है कि एक मॉडरेट जो है वो सैलरी हाइक पर
सेटल करती हुई दिखाई दे। चलिए, तो प्रवीण सर की बात को ही और आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए 2.57 वाली ही बात अगर हो, तो अभी मौजूदा अगर बेसिक सैलरी 18,000 है, तो अगर फिटमेंट फैक्टर जो है 2.57 के आसपास लागू होता है, तो नई सैलरी जो है वो 46,260 रुपये के आसपास बनेगी। और तो यानी जो है कुल मिलाकर 30 से 34% का जो है इजाफा हो सकता है। पेंशनर्स को भी फ़ायदा होने की बात कही जा रही है कि जो भी फ़ायदा उनको मिलेगा, पेंशनर्स ये ना सोचें कि उन्हें ना मिलेगा, वो एक्सक्लूडेड ना समझें, उनको भी जो है मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन सर, अब बात आती है एरियर को, वो कहानी बड़ी ज़्यादा रोचक है। कहा जा रहा है कि मोटा पैसा मिलेगा, 30 से 32 महीने का अगर एरियर मिला, उसको अगर आप रुपी टर्म्स में कन्वर्ट करते हुए देखेंगे तो अच्छा खासा आपको जो है पैसा मिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि रेट्रोस्पेक्टिव चीज़ें लागू होती हैं, तो एक समय में जो है आपको मोटा पैसा मिल सकता है। क्या है ये कहानी, इसको भी नहीं, देखिए, अब जो खबर आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि लागू 1 जनवरी 2026 से करेगी सरकार। इसी से 18 महीने का टाइम दिया है, उसके बाद रिपोर्ट आएगी, उसके बाद सरकार मंजूर करेगी, तो लगभग जो है 30 महीने इस तरह से एक्यूमुलेट होते हुए यहाँ दिखाई देंगे 1 जनवरी 2026 से अब तक के। अब इन 30 महीनों का अगर आप 34% के हाइक के हिसाब से, उसमें फिर आप डीए वगैरह सारी चीज़ें अगर आप इंक्लूड कर लेंगे, तो वो एक, अगर आप बड़े अफसरों को देखेंगे तो लाखों रुपए का यहाँ पे एक मुश्त जो है भुगतान कर्मचारियों को मिलता हुआ विशाल नज़र आएगा। तो एक मुश्त रकम के तौर पर अच्छा खासा पैसा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यहाँ मिलने लेकिन वाला सर, जैसा आपने पहली कहानी में मुझे बताया कि विशाल वो खुशखबरी नहीं है, अगर फ्रंट पर तमाम फैक्टर्स को देखा जाए तो जैसा 2.57 की आप बात बता रहे थे, अगर जो लोग उम्मीद जता रहे हैं कि 2.86 होता, 3.25 होता, तो उनके लिए झटका है। यहाँ इस कहानी का भी अगर मैं क्रक्स देख पा रहा हूँ सर, तो लोग तो कह रहे थे कि 18 महीना ही बहुत अधिक समय है, अब उसमें 12 महीना और जोड़ दीजिए तब जाकर 30 महीने के आसपास का होता है। तो अगर इस कहानी को भी अगर डिकोड किया जाए सर, तो लंबी अभी कहानी है भाई, मतलब लग रहा है 28-29 के आसपास मिलेगा क्या? हाँ बिल्कुल, और 2028 में मिलने की बात कही जा रही है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अच्छा खासा वक्त जाहिर तौर पे है। कंसल्टेशन 18 महीने का वक्त तो सरकार ने दिया अपनी तरफ से, तो अब सरकार ने 18 महीने का वक्त दिया, उसमें उस पीरियड में सिफारिशें आएंगी, उसके बाद फिर सरकार के साथ कंसल्टेशन होगा, उन सिफारिशों पे फिर रस्साकसी हो सकती है कि साहब जो आपने दी हैं, देखिए ऐसा तो है नहीं कि जो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें होंगी उससे कर्मचारी संगठन पूरी तरह से इत्तेफाक रखेंगे, वहाँ पे रस्साकसी होगी, फिर हो सकता है दोबारा बॉल चली जाए 8वें वेतन आयोग के पास, फिर निकल कर अगर सरकार के पास आई, सरकार उसमें 3-5 करेगी कि साहब ये कम करना है, ये ज़्यादा करना है। तो ऐसे करते कराते हुए उसको मंजूरी मिलने में जो लग रहा है उसमें अच्छा खासा वक्त अभी लगने वाला है। तो सरकार, जाहिर तौर पर सरकार भी चाहेगी कि एक लंबा टाइम फ्रेम उसे मिले जिसमें ये तमाम आर्थिक हालात सुधरें, अर्थव्यवस्था पटरी पे आए। और हो सकता है इसमें देखिए एक और चीज़ है, सरकार कोशिश हो सकता है इस चीज़ की भी करे कि जब 2029 में चुनाव होंगे लोकसभा के, तो उसके आसपास ये फ़ायदा कर्मचारियों को दिया जाए, जिससे कि उसको उसका असर जो है वो चुनाव पर भी पड़ सके। मतलब सर, दुख की बात यह है कि 3 साल वेट करना पड़ेगा। ये बात आ भी रही थी, तमाम जितने भी जो लोग हैं कर्मचारी संगठन, वो ये बात कह भी रहे थे कि दिल्ली चुनाव में ऐलान किया है, बिहार के चुनाव के पहले जो है आपने बताया कि जो है फला न्यायमूर्ति साहब जो हैं ये अध्यक्ष होंगे। अब जैसा कि आप कह रहे हैं सर कि 29 तक ये मामला जाता हुआ दिखेगा। देखिए, सरकार के लिए एक परेशानी भी होगी, जब आप एक मुश्त रकम इतनी अवधि की देंगे तो आप वो समझिए कि वन टाइम सरकार के खजाने पर एक भारी भरकम बोझ पड़ेगा। लेकिन एक और उसका फैक्टर ये है कि इतना सारा पैसा, लाखों करोड़ रुपए एक साथ सिस्टम में आएगा, यानी लोगों की जेब में जाएगा, तो जो बिल्कुल, तो ये आप समझिए कि जो कंजम्पशन है उसको भी बड़ा बूस्ट मिलेगा, सेल्स बढ़ेंगी आपकी, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे आपके वाइट गुड्स हो, या फिर आपके दूसरे जो कंज्यूमर ज्वेलरी हो गई, इस तरह के तमाम जो जिनको एक मुश्त ज़्यादा पैसा मिलेगा। मान लीजिए किसी को 10 लाख रुपए मिले एक मुश्त जी, तो जाहिर तौर पर लोग कुछ पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कुछ पैसा ज्वेलरी जैसे तमाम साधनों में लगाने की कोशिश करेंगे, तो देश के जो इकोनॉमी है उसको भी बड़ा थ्रस्ट यहाँ से मिलता हुआ नजर आएगा। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। भारत के टेलीकॉम सेक्टर में ग्राहक जोड़ने की जंग जो है वो लगातार तेज होती जा रही है। फरवरी 2026 के ताज़ा ट्राई आंकड़ों ने जो है इस मुकाबले की नई तस्वीर जो है वो पेश की, जहां वोडाफोन आइडिया ने करीब 5 साल बाद पहली बार नए कस्टमर्स जोड़कर राहत की सांस ली। अब इसी बात को जो है डेटा से समझिए।
फरवरी 2026 में वीआई ने 21,927 जो है नए कस्टमर्स जोड़े, जबकि 2021 से कंपनी जो है लगातार हर महीने कस्टमर्स खो रही थी। वहीं भारतीय एयरटेल ने सबसे ज़्यादा यूज़र जोड़कर अपनी मजबूती दिखाई है। अब इस बात को भी डेटा से समझिए। फरवरी में 48.6 लाख जो है नए कस्टमर्स जोड़े गए हैं। वहीं रिलायंस जियो की भी बात कर लेते हैं तो रिलायंस जियो ने फरवरी में 16.2 लाख नए कस्टमर्स जोड़े, यानी जियो की जो है स्थिर और लगातार ग्रोथ जो है वो जारी है। लेकिन इन सबके बीच ये तो हुई ट्राई की डेटा, लेकिन प्रवीण सर से मुख्य तौर पर समझने की कोशिश करते हैं कि कर्ज में डूबी जो है वोडाफोन आइडिया, उसके लिए क्या तस्वीर नई बनती हुई दिख रही है सर? उसके लिए क्या खुशहाली वाली बात है या नहीं? नहीं, देखिए इसमें इस कहानी में दो चीज़ें बहुत अहम हैं। जो ट्राई के जो डेटा आए हैं, फरवरी के जो नंबर आए हैं, उसमें दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला और जो बड़ा फैक्टर है वो ये है कि वोडाफोन आइडिया के लिए ये बहुत बड़ी राहत की विशाल बात है। जहाँ पे आप लगातार नेट लूज़र थे आप सब्सक्राइबर्स के मामले में, वहाँ पे आप नेट एडिशन में आए। बहुत मैं कहूँगा कि बहुत मार्जिनल या बहुत छोटा नंबर है ये, लेकिन ये दिखाता है कि किस तरह से कंपनी अब टर्न अराउंड के फेज में दाखिल हो रही है। भले 21,000 या 22,000 के आसपास का नंबर है, 21,927 का नंबर है, तो छोटा नंबर है, बहुत छोटा नंबर है। अगर आप उसको देखेंगे जियो और एयरटेल के मुकाबले, जहां जियो ने 16 लाख जोड़े, एयरटेल ने 48 लाख जोड़े, उस हिसाब से छोटा है। लेकिन ये बता रहा है कि कंज्यूमर्स अब एक नज़र इस बात पे डाल रहे हैं कि यहाँ वोडाफोन आइडिया अब आगे चलकर अच्छा कर सकती है। एक बड़ी चीज़ ये भी हुई कि 4G और 5G पे जो फोकस बढ़ाया है, तो वो कस्टमर्स का एक ट्रस्ट जो है वो जीतने की यहाँ पे कोशिश दिखाई दे रही कंपनी की, और वो फिर अब परिणामों में नज़र आ रही है। आगे चल के ये आंकड़े और बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। दूसरी जो बड़ी चीज़ है वो है एयरटेल का एक बड़ी ग्रोथ हासिल करने का जो इंडिकेशन मिल रहा है वो यहाँ दिखाई देता है। देखिए जियो को 16 लाख जो है नए सब्सक्राइबर मिले हैं फरवरी में, एयरटेल ने 48 लाख जोड़े हैं, 3 गुना ज़्यादा। 16 थी 48, 3 गुना ज़्यादा सब्सक्राइबर जियो के मुकाबले एयरटेल ने जोड़े हैं। दूसरी और जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि एयरटेल के जो कंज्यूमर हैं विशाल, और जो आरपू में नजर आता है वो है हाई पेइंग कंज्यूमर। इस हिसाब से देखेंगे तो एक तरह से क्वालिटी या जो निश एरिया का जो कस्टमर है वो एयरटेल को चूज करता हुआ दिखाई दे रहा। जियो जो है वो इस मामले में थोड़ी सी जो सब्सक्राइबर एडिशन का मामला है वहाँ थोड़ी लैग करती हुई दिखाई दी है। जनवरी का अगर आप नंबर देखेंगे तो दोनों कंपनियों ने तकरीबन बराबर एडिशन जो है सब्सक्राइबर जोड़े थे। फरवरी का नंबर जो है बहुत सिग्निफिकेंट है एयरटेल के लिहाज से यहाँ पे। चलिए एक और नुकसान की बात हो रही है सर, तो बीएसएनएल को भी इस चैप्टर में जोड़ देता हूँ। सरकारी कंपनी बीएसएनएल ने इस दौरान जो है 1 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स खोते हुए नजर आ रहे हैं। तो यानी प्राइवेट कंपनियों के मुकाबले जो है बीएसएनएल की स्थिति जो है वो और कमज़ोर होती हुई दिख रही है। अब होना भी चाहिए सर, जैसा कि हम लोगों ने बीएसएनएल को लेकर खबरें भी की थी कि जब कर्मचारी और अधिकारी वर्ग की सब संलिप्तता में लगे रहेंगे तो फोकस कहाँ से होगा कि जो है कस्टमर रिटेंशन की बात की जाए। अब एडिशनल जानकारी थोड़ा और ले लीजिए, मार्केट शेयर की स्थिति क्या है ये भी जान लेते हैं। फरवरी के आंकड़ों के अनुसार जियो 39.22%, एयरटेल 37.59%, वोडाफोन आइडिया 15.78%। यानी अभी भी इन आंकड़ों को देखा जाए तो जियो और एयरटेल ही जो है बाजार में दबदबा जो है अपना अब बनाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए एयरटेल और जियो के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2% का फर्क है। यहाँ आपका अगर मार्केट शेयर को अगर आप देखेंगे, वोडाफोन तो बहुत पीछे है, लगभग आधा शेयर है जियो और एयरटेल के मुकाबले, बल्कि उससे ज़्यादा का गैप है। लेकिन जियो और एयरटेल के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2% का फ़र्क है। और जिस तरह के आंकड़े अब फरवरी में आए हैं ये दिखाते हैं कि एयरटेल किस तरह से तेज़ी से इस गैप को फिल जो है वो कर रही है। जी, तो और सर अगर टेलीकॉम सेक्टर की बात हो रही है सर, तो एक एडिशनल जानकारी आपसे भी ले लेना चाहेंगे कि अब क्या हमारे जो है प्लान्स, टैरिफ हाइक की भी जो बात होती है उस पर कोई लेटेस्ट जानकारी? सर अप्रैल का महीना आ चुका है, आपके अनुसार कहा जा रहा था कि इस साल की जो है 6 माही के बाद जो है वो कीमतें बढ़ सकती है, तो क्या उसके लिए भी तैयार रहें? नहीं, देखिए ज़्यादा जो खबरें आई थी और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इलेक्शन जब ये 5 राज्यों के खत्म हो जाएंगे इसके बाद टेलीकॉम कंपनियां जो है वो प्राइस हाइक का फैसला यहाँ पर ले सकती हैं जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। भारत में डिजिटल क्रांति की रफ्तार भले ही तेज हो, लेकिन एक बड़ी हकीकत अभी जो है सामने है। देखिए देश में करोड़ों लोग अभी भी फीचर फोन पर ही निर्भर है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से बड़ी संख्या में लोग जो है स्मार्टफोन की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, लेकिन ऊंची कीमतें उनके रास्ते की जो है सबसे बड़ी रुकावट बनी।
रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 22 करोड़ फीचर फोन यूजर्स जो हैं स्मार्टफोन में अपग्रेड करना चाहते हैं, मगर सस्ते स्मार्टफोन की कमी और बढ़ती लागत इस बदलाव को जो है धीमा करती हुई नजर आ रही है। प्रवीण सर से समझने की कोशिश करेंगे कि आफ्टर डीटीएच को लेकर हम लोग कहानी चलाते हुए दिख रहे थे सर कि वो बंद होती हुई दिख रही है। लोग जो है अपने फ़ोन को जो है अपग्रेड करना चाह रहे हैं, क्योंकि भाई सबको लगता है कि भाई टीवी भी कौन ही देखे, भाई मोबाइल पर ही सब चीज़ देख लें। तो गरीब तबके के भी आदमी को लग रहा है कि भाई फीचर फ़ोन में कुछ चीज़ें नहीं देख पाते, मनोरंजन का साधन नहीं है या बात नहीं कर पा रहे हैं, दूर परिवार है तो उससे भाई वीडियो कॉलिंग नहीं हो पाती है, लेकिन उनको बड़ी अब मतलब दिक्कत आ रही है, चैलेंजेस उनके पास सामने आ रहे हैं। 22 करोड़ ये आंकड़ा है सर, कैसे देख रहे हैं सर इस खबर को? नहीं, ये बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है और ये दरअसल आर्थिक स्थितियों की तरफ भी इशारा करता है कि किस तरह से देश का एक बहुत बड़ा तबका जो अभी भी आपका स्मार्टफोन से जिसकी अभी भी दूरी बनी हुई है, वो एक स्मार्टफोन को अफोर्ड नहीं कर पा रहा। देश में जो अफोर्डेबिलिटी का एक सवाल पैदा होता है उसकी तरफ इशारा करता है। ये सभी 22 करोड़ लोग फीचर फ़ोन पे बेस्ड हैं और जाहिर तौर पर एक स्टेप ऊपर या अपग्रेड करने की जो कोशिश है उसमें इनके आड़े दरअसल अफोर्डेबिलिटी आ रही है। 4 से 6 हज़ार रुपये का फ़र्क जो बताया जा रहा है कि आपका एक फ़ीचर फ़ोन से एक जो बेसिक बिल्कुल सबसे सस्ता स्मार्टफोन है उसके बीच में 4 से 6 हज़ार रुपये का गैप है। लेकिन ये खाई अब विशाल और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में जिस तरह से मेमोरी चिप्स की जो क्राइसिस या सप्लाई के इश्यूज जो नज़र आ रहे हैं, उससे ये फ़र्क बढ़कर 6 से 8 हज़ार रुपये तक यहाँ पे हो सकता है। तो ऐसे में इन लोगों के लिए स्मार्टफोन पर मूव करना, स्विच करना वो और ज़्यादा मुश्किल भरा यहाँ पे हो सकता है। जी, अगर इसी में तो फीचर फ़ोन और स्मार्टफोन का आप अंतर बता रहे थे सर, अगर 5G स्मार्टफोन लेना है तो वो अंतर और थोड़ा सा गहराता हुआ दिख रहा है सर। वो उसके लिए तो 4 से 6 हज़ार का बोल रहे थे, इसमें कह रहे हैं कि ये अंतर जो है 6 हज़ार से और अधिक जो है वो बढ़कर हो सकता है। लेकिन सर सरकार की जो प्लानिंग है वो भी हम डिस्कस करना चाहते हैं। सरकार तो कहती है, ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं कि स्मार्टफोन की अफोर्डेबिलिटी हम बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो कैसे होगा सर? जिस समय आप बात कर रहे हैं कि टैरिफ जो है अपने, भले ही वो कंपनियां तो कहती हैं कि भाई हमारा सबसे कम है, अगर वर्ल्ड में देखिए बड़ा कम रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ हम जो रोज़मर्रा लोगों से हम लोग बातचीत करते हैं, वीडियोस जो हम लोग बनाकर डालते हैं, उसमें जो कमेंट आता है, लोग तो कहते हैं त्राहिमाम मचा हुआ। 900 रुपये के लिए वो पे कर रहे हैं 84 दिन के लिए। अब तो बात ये भी हो रही है कि किस हिसाब से 28 दिन का रखते हो भैया, किस हिसाब से 84 दिन का रखते हो भैया। महीने की सैलरी हमारी 30-31 दिन की आती है, तुम हमारे से ले लेते हो 84 दिन के। पूरे मामले को भी जोड़कर थोड़ा कड़ी समझाइए। नहीं, बिल्कुल, जो सरकार या टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उनका कहना है कि दुनिया के तमाम मुल्कों में जो लोग हैं उनका जो स्मार्टफोन का जो खर्चा है वो उनकी मंथली सैलरी का 30 से 40% है कई मुल्कों में। अब जाहिर तौर पर डेवलप्ड कंट्रीज़ होंगे या ऐसे तो आप महंगा स्मार्टफोन रख रहे हैं, उसकी कीमत ज़्यादा है, लेकिन इसका जो बेंचमार्क है विशाल वो है 5%। आपका स्मार्टफोन आपकी जो मंथली इनकम है उसका 5% से ज़्यादा का नहीं हो। इस तरह की अफोर्डेबिलिटी की जब बात आती है तो वो ये बेंचमार्क कहा जाता है कि आपका 5% से ज़्यादा महंगा फ़ोन नहीं होना चाहिए जितना आप हर महीने पैसा लेते हैं सैलरी के जरिए। तो मान लीजिए सर, माफ़ी चाहूँगा आपको रोकना, मान लीजिए 1 लाख रुपए किसी की सैलरी है तो मतलब वो 5 हज़ार का फ़ोन रखे? बिल्कुल, बेंचमार्क इस हिसाब का है। अच्छा, लेकिन अब हालात तो यहाँ दूसरे हैं सर। मैं आपको इसको जोड़ रहा हूँ NBFC से जो लोन वाले आंकड़े और तमाम जितनी जो कहानियाँ हम लोग करते रहते हैं, लोगों की यहाँ सैलरी जंजीज की बात कर लीजिए ना, 20,000 25,000 30,000 लोग कमा रहे हैं और 3-3 कैमरे वाले एप्पल का फ़ोन लेकर चल रहे हैं। पता चलता है कि सब कुछ EMI पर है। बिल्कुल, तो वो अब एक क्राइसिस भी है कि आपकी जो जेब अलाउ कर रही है, अलाउ नहीं करती, आप उस चीज़ को कर रहे हैं। अगर आपकी सैलरी 2 लाख रुपए और आप 15 लाख की गाड़ी खरीद लें तो इसमें सरकार का खैर कोई दोष नहीं है। लेकिन अब उसमें जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं उनका ये कहना है कि सरकार की कोशिश है कि ये अब जो है PLI की जगह दरअसल अफोर्डेबिलिटी का मार्केट होना चाहिए। जिस तरह सरकार स्मार्टफोन के बाज़ार में या भारत में मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग उसके लिए PLI की स्कीम लेकर आई, उसका जो दूसरा चरण है वो ये है कि आप एक्सपोर्ट किस तरह से, भारत की जो कंपनियां हैं वो किस तरह से मोबाइल फ़ोन को एक्सपोर्ट करें।
और इसमें एक बड़ी कहानी इस बात की भी है कि जो भारत के ब्रांड हैं, घरेलू ब्रांड्स हैं, वो दरअसल पीएलआई का फ़ायदा उठाने या पीएलआई में उनकी सफलता साबित नहीं हो पाई। सबसे ज़्यादा अगर किसी का दिखाई देता है तो वो एप्पल का दिखाई देता है, जिसके बिलियंस ऑफ डॉलर के शिपमेंट सालाना दिखाई दिए। पीएलआई का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी एप्पल यहाँ पे दिखाई देती है। तो अब कोशिश यही है कि अफोर्डेबिलिटी लाई जाए, यहाँ सरकार का कहना है, लेकिन ये अफोर्डेबिलिटी यहाँ पे आती हुई दिखाई दे नहीं रही है। क्या सरकार इंसेंटिवाइज कर सकती है आम लोगों, जो 22 करोड़ लोग हैं जिनके पास फीचर फ़ोन है, अपग्रेड करना है उनको, क्या सरकार उनके लिए किसी तरह का इंसेंटिव लेकर आ सकती है ताकि लोग स्मार्टफोन पर स्विच कर सके? विचार जी, एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर कि मोदी सरकार तो बड़ा पीठ थपथपाती हुई नजर आती है कि देखिए जब हमारी सरकार नहीं थी उस समय इक्का दुक्का जो है मान लीजिए जो है यहाँ पे मोबाइल मैन्युफैक्चर्स होते थे, अब बनते थे, असेंबल होते थे। अब ये तादाद जो है 100, 150, 1000 के आसपास मान लीजिए पहुँच गई है, मुझे आंकड़े स्पष्ट नहीं है। लेकिन सरकार के सामने जो ये बड़ी चुनौती है चिप शॉर्टेज को लेकर, उसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है सर? कब तक हम लोग जो है चाइनीज़ रेयर अर्थ, मैग्नेट, मेटल्स और इन सब तमाम चीज़ों के लिए, सेमीकंडक्टर्स को भी मैं जोड़ना चाहूँगा, उसके लिए कब तक हम लोग जो है बाहरी ताकतों पर जो है निर्भर रहेंगे? नहीं, देखिए अब उसमें भारत सेमीकंडक्टर में तमाम कंपनियां जो है भारत में अपने प्लांट लगा रही हैं, अपने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ खड़ी कर रही। विदेशी कंपनियां भी हैं, घरेलू कंपनियों के जेवीज भी हैं, टाटा है, तमाम कंपनियां हैं वो लगा रही हैं। लेकिन सप्लाई चेन यहाँ पे दुरुस्त करने में लगेगा वक्त, या भारत में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी खड़ी करने में रातों रात होगी नहीं, उसमें कम से कम 1.5-2 साल का मिनिमम टाइम लगेगा। उस मार्केट को डेवलप होने में भी बड़ा वक्त लगेगा विशाल। लेकिन एक बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि जो अफोर्डेबल फ़ोन्स का मार्केट है, अगर हम इस कहानी को स्मार्टफोन और फीचर फ़ोन तक सीमित रखें, अफोर्डेबिलिटी वाला जो मार्केट है, जो 5 से 6 हज़ार रुपये वाला मार्केट है, इंडस्ट्री के जो जानकार हैं वो ये कहते हैं कि ये धीरे धीरे श्रिंक या छोटा होता जा रहा है। इस सेगमेंट में दरअसल अब फ़ोन नहीं है, और इसीलिए जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि आपका जो है केवल 4% जो है फ़ोन जो थे वो अंडर 5000 रुपये थे, यानी 5000 से सस्ते जो फ़ोन थे उनका बाज़ार सिर्फ और सिर्फ 4% का था। 5 से 10 हज़ार रुपये की कीमत वाले जो स्मार्टफोन हैं उनका मार्केट जो है वो लगभग 24% विशाल यहाँ पे था। तो एक मार्केट जो है सस्ते फ़ोन दरअसल मार्केट में विशाल है ही नहीं। 4G भी अगर आप फ़ोन देखेंगे सबसे सस्ता जो है तो वो भी लगभग 5500 से ऊपर का है, 5800 रुपये के लगभग का है। सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन 8999 का है, जबकि फीचर फ़ोन जो है 650 रुपये से लेकर 850 रुपये के आसपास के भाव का मिल जाता है। तो ये भी एक समस्या, अब इसको भी देखना है कैसे सरकार जो है और तमाम जो है स्टेक होल्डर्स उसको कैसे दुरुस्त करते हैं। तो चलिए आज के मनी सेंटर में बस इतना ही। प्रवीण सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।